11 मई 2022 रांची में एक आईएएस अधिकारी के करीबियों के घर पर ईडी छापा मारती है। पलंग के नीचे से अलमारियों से नोटों की गड्डियां ऐसे निकलती हैं जैसे कोई बैंक हो। कुल 19 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं और इन आईएएस अधिकारी का नाम था पूजा सिंघल। जून 2024 एक और युवा आईएएस धीमन चकमा विजन था देश का सेवा करना, लेकिन पकड़े जाते हैं 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। अक्टूबर 2025 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में फर्जी एआई जनरेटर तस्वीरें लगा करके अवार्ड जीतने वाली कलेक्टर साहिबा और एथिक्स पर किताब लिखने वाले वो साहब जिनके जिले में तालाब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2 फीट के गड्ढे मिलते हैं। आप आईएएस, आईपीएस, नौकरशाह, ये शब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है? एक रौबदार शख्स जिसके लिए पुलिस कर्मी दरवाजा खोलते हैं और पैर जमीन पर रखने से पहले ही सलूटों की लाइन लग जाती है। या वो डर, ये तो जिले के राजा हैं। आज हम इसी राजा वाले माइंडसेट और उस स्टील फ्रेम की बात करेंगे जिसमें अब भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। अब ये बाबू कल्चर की शुरुआत कहां से होती है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तब इसे कोविंटेड सिविल सर्विसेज कहा जाता था। उनका काम जनता की सेवा नहीं बल्कि लगान वसूलना था, विद्रोह को दबाना था। मतलब कि उस समय इसी चीज का यूज होता था, जनता की आवाज को दबाना, उनसे लगान वसूल करना, ऐसी चीजें जो सरकार के खिलाफ हो या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू और अन्य नेता इस ब्रिटिश ढांचे को खत्म करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अड़ गए। उन्होंने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में कहा था, यदि आपके पास एक अच्छी सेवा सर्विस नहीं है तो आप एक एकजुट भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसे स्टील फ्रेम कहा। संविधान के भाग 14 आर्टिकल 308 से 323 में इन्हें विशेष सुविधा दी गई है। मकसद था कि बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वो सुरक्षा अब इन अफसरों के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गई है जिनके पीछे अफसर छुप कर कुछ भी कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो विजन था वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आजकल हमें ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो कि देख के ऐसा लगता है कि ये भी किसी न किसी कानून के दायरे में आने चाहिए जहां पर इनकी भी जवाबदेही तय की जा सके। आज की ब्यूरोक्रेसी सिर्फ मेज के नीचे से पैसे लेने तक सीमित नहीं है, इसके तरीके कॉर्पोरेट टाइप के हो चुके हैं। सिंडिकेट और माफिया राज। छत्तीसगढ़ के अनिल टुटेजा या झारखंड के विनय चौबे जैसे नाम है। आरोप है कि इन्होंने शराब और खनन माफिया के साथ मिलकर के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। ये अधिकारी अब सिर्फ नौकरशाह नहीं है बल्कि पर्दे के पीछे बिजनेस पार्टनर तक बन चुके हैं। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें काम करने दूंगा, या फिर तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें अलग तरीके से काम करने का तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम सरकार से बच सकते हो, पैसे देने से बच सकते हो। अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटे गए। पता चला कि कई कलेक्टर्स ने एआई जनरेटेड तस्वीरें वेंडिंग कार्ड्स तक पोर्टल पर अपलोड कर दिए ताकि वो काम ज्यादा दिखा सकें और राष्ट्रपति से अवार्ड तक ले सके। एथिक्स पर किताब लिखने वाले भी अफसर इसी में शामिल है। ये वही आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि इंटरव्यू में जाके कहते हैं कि मैं देश को बदलना चाहता हूं, इसलिए मैं इस सर्विस में आना चाहता हूं। ऐसे ऑफिसर जिन लोगों ने बड़े बड़े लेक्चर दिए थे एथिक्स पे, उनकी किताबें भी पब्लिश हुई हैं, लेकिन वो भी इस तरीके के काम में संलिप्त पाए जाते हैं। कमीशन कल्चर। आज भी कई राज्यों में यह चर्चा आम है कि किसी भी सरकारी प्राइवेट प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए साहब को कट फिक्स होता है। जब तक फाइल पर लक्ष्मी नहीं बैठती तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती है। मतलब कि आपको अगर सरकारी टेंडर चाहिए या फिर सरकारी टेंडर का पैसा पास करवाना है तब भी आपको पैसा देना ही देना है, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको टेंडर नहीं मिलेगा। सोचिए एक आईएएस अधिकारी जल जीवन मिशन या मनरेगा जैसे सुविधाओं में भी धांधली करता है तो सिर्फ पैसा नहीं चुराता है, वह गरीब का जीवन चुराता है जिसे शायद वो पानी या फिर वो सड़क कभी मिली ही नहीं पाती। आपने ऐसे कई सरकारी योजनाएं देखी होंगी जिसमें आपसे कट मांगा जाता है। वो कट सिर्फ और सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे अपर लेवल तक जाता है। सबका एक कमीशन फिक्स होता है, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। रील बनाम रियल। आजकल एक नया ही ट्रेंड चला है सेलिब्रिटी ब्यूरोक्रेट्स का। आज के कई युवा अफसर को फाइल से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की फिक्र रहती है। वे हर रेड या फिर हर मीटिंग में एक ऐसी फिल्मी सीन शूट करवाते हैं, स्लो मोशन एंट्री करवाते हैं, पीछे धाकड़ म्यूजिक लगवाते हैं और कैमरामैन की पूरी टीम लेकर चलते हैं जो इनके अलग अलग एंगल से फोटो निकाल सके, वीडियो निकाल सके, ताकि ये इन्हें सोशल मीडिया पे डाल सके और अपनी फैन फॉलोइंग अलग से बढ़ा सके। सवाल ये है कि क्या ये सेवा है या सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है? जब एक अधिकारी का ध्यान काम से ज्यादा कैमरे के एंगल पर होता है तो समझ लीजिए कि पब्लिक सर्विस से पब्लिक गायब हो चुकी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बड़े वैज्ञानिक या डॉक्टर ने अपने काम को दिखाने के लिए ऐसी रील बनाई हो? या फिर इन अफसरों की ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे कुछ और होता है और दिखावा कुछ और होता है। अब हम बात करते हैं उस हथियार की जिससे ईमानदार अफसरों को तोड़ा जाता है और भ्रष्टाचार वालों को पाला जाता है। उसका नाम है ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर का ही डर दिखा करके जो भी ये नेता होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपना काम निकलवाते हैं इनसे कि ये मेरी पहुंच ऊपर तक है, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। अब इन्हीं का उदाहरण ले लीजिए। आईएएस
अशोक खेमका का 34 साल की नौकरी में 57 बार ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े नेताओं और कंपनियों के बीच के जमीन के सौदे को रद्द कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ है आईएएस राजीव खिरवार। दिल्ली की स्टेडियम में एथलीट्स को बाहर निकलवा कर ये अपने कुत्ते को टहलवाते हैं और सजा क्या मिलती है? लद्दाख में इनका ट्रांसफर होता है। बट उससे भी बड़ी बात क्या होती है? जनवरी 2026 में क्या हुआ? इन्हें दिल्ली वापस बुला लिया जाता है और एमसीडी का सबसे बड़ा पद दे दिया जाता है। मतलब कि जहां पे इनको निकाल देना चाहिए था ऐसी बर्ताव करने के लिए, वहीं पे इनको उससे भी बड़ा पद दे दिया जाता है, वापस बुला करके उसी सिटी में जहां से इनको निकाला गया था। जब तक ट्रांसफर को नेताओं की ढाल और भ्रष्टाचारियों की छुट्टी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तब तक ये सिस्टम कभी साफ नहीं हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। इसी जर्जर सिस्टम के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खामोशी से भारत का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मनीष बंसल जैसे ऑफिसर, जिन्होंने 50 साल से सूखी पड़ी नदी को भी जन भागीदारी से दोबारा हरा भरा कर दिया, उसमें दोबारा जल बहने को मजबूर कर दिया। दूसरे हैं आर्मस्ट्रांग पामे जैसे मिरेकल मैन, जिन्होंने सरकार से फंड न मिलने के बावजूद खुद और लोगों से पैसे जुटाए और 100 किलोमीटर लंबी सड़क तक बना दी। और तीसरे हैं दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे निडर अधिकारी, जिन्होंने खनन माफियाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। ये लोग रील नहीं बनाते हैं, ये लोग शालीनता से अपने काम करते हैं जिनके लिए इन्होंने शपथ ली थी, और ये इतिहास बनाते हैं। इसीलिए इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। असली ताकत लाल बत्ती में नहीं, बल्कि उस कलम में है जो किसी गरीब की आंसू पोंछ सके। ब्यूरोक्रेसी देश की रीढ़ होती है, अगर रीढ़ में कैंसर लग जाए तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता है। 2012 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की नौकरशाही पूरे एशिया में सबसे खराब है, और आज 2026 में भी हालत बहुत ज्यादा सुधरे नहीं है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में।